हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो पिछली वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर किया था। इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर करने जा रहे हैं, 8th क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का, तो जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये कहाँ से आया। एग्रीकल्चर जो वर्ड है दो टाइप के वर्ड से बना हुआ है, एग्री और कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, एग्री मीन्स होता है सॉइल और कल्चर मीन्स होता है कल्टिवेशन। ठीक है। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो 50% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे, मतलब एग्रीकल्चर में लगी हुई है, मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और अगर पॉपुलेशन की बात करें, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो स्टिल डिपेंडेंट है वो एग्रीकल्चर में, मतलब। और एग्रीकल्चर हमारा एक क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे 3 टाइप ऑफ सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्चरी एंड क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी, ये 5 सेक्टर्स होते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो जितने भी ऐसी चीज़ें जो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है वो हमारा सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उससे कोई चीज़ अगर बनाई जाती है तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम वीट की बात करें, जो गेहूँ की, तो उससे अगर जो हम आटा बनाते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो एंड टर्चरी सेक्टर में क्या आता है, जितने भी सर्विसेज होते हैं हमारे, वो हमारे टर्चरी सेक्टर में आते हैं। और जो हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी को सामान मिलता है, और जो सेकेंडरी सेक्टर जो हमारे मतलब इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है, वो एग्रीकल्चर के टूल्स वगैरह बनाते हैं जिससे प्रोडक्शन जो है अच्छे से होती है। एग्रीकल्चर करने के लिए एक परफेक्ट टोपोग्राफी भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वहाँ की सॉइल और क्लाइमेट अगर अच्छी होगी तो वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन होती है। एंड इसके बाद क्या है, जो मतलब लैंड, जिस लैंड पे एग्रीकल्चर होता है उसको हम अरेबल लैंड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस लैंड पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं उसको हम अरेबल लैंड बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें होती है, लाइक एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो ये इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन को कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग कल्चर में। लाइक अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, जितने भी एग्रीकल्चर, लाइक हम शुगर केन, वीट, राइस वगैरह, वो सारा एग्रीकल्चर में आता है। अगर हम सेरीकल्चर की बात करें, सेरीकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म, जहाँ पे सिल्क वगैरह की प्रोडक्शन होती है वो एक सेरीकल्चर में आता है। पिसिकल्चर मतलब जो फ़िश वगैरह की जो प्रोडक्शन होती है, लाइक मछली पालन कह सकते हैं जिसको हम, वो हमारा पिसिकल्चर है। विटिकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूरों की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम विटिकल्चर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स जो होते हैं, ये मतलब जो कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब बेचने के लिए जो उगाया जाता है उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है कि मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें केमिकल्स वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं होते, जिसमें हमारे नेचुरल पेस्टिसाइड्स जो बनाए जाते हैं वो यूज़ होते हैं। और मतलब ये बिल्कुल केमिकल लेस होते हैं, मतलब केमिकल का बिल्कुल यूज़ नहीं होता इन फार्मिंग्स में। और इसमें कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो सिक्किम जो है फर्स्ट स्टेट था जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की थी। तो अगर हम फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग जो है डिफरेंट तरीके से, मतलब जो हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्लेसेस पे की जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जैसे सब्सटेंस फार्मिंग हो गया, कमर्शियल फार्मिंग हो गया, इस टाइप की फार्मिंग ज़्यादा होती है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा है सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होता है कि जो खुद के लिए जो प्रोडक्शन हम करते हैं, मतलब फैमिली नीड्स के लिए, कि फैमिली को जितनी नीड है उतनी ही प्रोडक्शन की जाए, तो उसको हम सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी के पास स्मॉल लैंड है तो वो उसमें ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इतनी ही प्रोडक्शन होगी कि जिससे वो अपना घर चला सके। तो इसको हम बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग, जिसमें लो लेबर ऑफ इनपुट मशीनरी यूज़ होती है इसमें। और ये एक तरह से प्रिमिटिव फार्मिंग भी कह सकते हैं हम, क्योंकि पुराने टाइम से, क्योंकि कमर्शियल यूज़ तो अब हो रहा है ना, बट जो अगर हम पहले की बात करें 50-100 साल पहले, तो उस टाइम लोग उतना ही उगाते थे जो उनके घर की नीड्स पूरी कर सके। तो इस टाइप की फार्मिंग को हम सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। और सब्सटेंस फार्मिंग भी आगे कैटेगराइज है टू टाइप्स में, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल किसी का एक परिवार है, उसके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल टूल्स एंड मशीनरी यूज़ करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप यूज़ करते हैं। कई बार वो मल्टीपल क्रॉप्स भी इस फील्ड पे लगाते हैं जिससे उनकी प्रोडक्शन जो है थोड़ी ज़्यादा हो सके।
और ये इस टाइप की जो फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए इंटेंसिव फार्मिंग होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आपको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और लैंड लोगों के पास बहुत कम है, तो वो थोड़े से लैंड में डिफरेंट टाइप्स, मतलब ज़्यादा लेबर यूज़ करके, ज़्यादा मशीनरी यूज़ करके छोटे से लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनका क्या हुआ, एक इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर हो जाता है वो। तो नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि शिफ्ट होना बार बार। तो क्या होता है कि जो मतलब किसान वगैरह या कोई भी जो नॉर्मल आम इंसान होते हैं, तो अगर वो एक ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे जंगल एरिया ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अमेजन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका या पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पे जंगल एरिया ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं कि पहले उन्होंने एक जगह, फॉर एग्जांपल इन्होंने प्रोडक्शन की, मतलब एग्रीकल्चर किया, देन उसके बाद क्या होता है कि उस जब वो उन्होंने वो क्रॉप मतलब हार्वेस्ट कर लिया, देन उसके बाद क्या होता है कि वो जो उसमें छोटे छोटे पीसेस ऑफ ग्रासेस रह जाते हैं, तो उसको वो जला देते हैं। मतलब जलाने के बाद क्या होता है कि जो उसके बाद राख एशेस वगैरह रह जाते थे, तो वो दोबारा उसको वो उसी मिट्टी में मिला के, जिस कारण उनकी फर्टिलिटी जो है बढ़ जाए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के बाद वो उसको मतलब कि लैंड को वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो नेक्स्ट लैंड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो जब तक वो दूसरी की तरफ जाएंगे, तब तक इधर जो वाला जो लैंड है वो फर्टिलिटी गेन कर लेगा, देन वो प्रोडक्शन के लिए फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसे वो पहले था। तो ये इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं कि एक जगह प्रोडक्शन करके देन उसके बाद नेक्स्ट जगह मूव करना, और पहले वाले को लैंड को क्लियर करके उसको जला देना, देन उसके बाद जो उसके एशेस राख वगैरह वो उसी मिट्टी में मिला देना। इससे क्या होता है कि जो सॉइल है, मतलब लॉस हुई फर्टिलिटी, वो वापस गेन कर लेती है। तो इसको इसलिए हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और इसको अगर हम बात करें, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, कि मतलब एग्रीकल्चर को बर्न करना, देन उसके एशेस को वापस उसी में मिलाना। नेक्स्ट है हमारे पास नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट के हो गए, सेंट्रल एशिया, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन बहुत ही हार्श है, तो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पे जो ठंड है बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कारण वो क्या होता है कि जो ठंड के कारण वो इधर प्लेन एरिया में आते हैं, अपने जितने भी वो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो सबको एक साथ लेके आते हैं, देन धीरे धीरे वो इन्हीं के एनिमल के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मीट और मिल्क वगैरह के लिए। तो देन उसके बाद वो मतलब इनका एक ग्रुप होता है जो इकट्ठे मतलब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ही गर्मी में वो वापस यहाँ आते हैं, देन सॉरी ठंडे में वापस यहाँ आते हैं, देन गर्मी में फिर वो वापस ही अपनी जगह ही पे चले जाते हैं। इस कारण इनको हम नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं, जो एक जगह नहीं रहते, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। तो जो इनके साथ एनिमल हो गए, फॉर एग्जांपल शीप, कैमल, याक, गोट, जितने भी कॉमन एनिमल जो इनके साथ होते हैं, उसी से मिल्क, मीट, वूल, हाइड जो होते हैं, इनको सेल करके ये अपने मतलब लाइफ जीते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कमर्शियल यूज़ के लिए, मतलब ऐसे फार्मिंग जिसमें लार्ज नंबर ऑफ लेबर, मशीनरी, टूल्स, मतलब हाई लेवल पे यूज़ किया जाए ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसके बाद उसको वो सेल करके मतलब अपनी लाइफ जी सके, देन अर्न मनी अर्न कर सके। तो ऐसी फार्मिंग को हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राइस और वीट जो है, ये हमारे कमर्शियल क्रॉप है। शुगर केन हो गया, ये सारे जितने कमर्शियल क्रॉप्स है, ये कमर्शियल फार्मिंग में की जाती है, ताकि लोग जो है मतलब खुद की नीड्स पूरी करने के बाद उसको जो रिमेनिंग है उसको हम वो मार्केट में सेल कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, जिस सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप जो है एक ही फील्ड में उगाया जाए। और ये इस टाइप की फार्मिंग वहाँ होती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो बिल्कुल साथ में हो, ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवल का खर्चा ना पड़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मिनिमम हो सके। देन उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर टी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो जैसे एक फील्ड में सिर्फ टी उगाया जा रहा है, जहाँ इसको हम प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं, कि टी इंडस्ट्री मतलब टी प्लांटेशन जो है वहीं पे होगी जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम असम जो है मेजर प्रोड्यूसर है टी का, तो एक फील्ड में सिर्फ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबड़, ये जो है एक प्लांटेशन टाइप ऑफ प्रोडक्शन है, कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है वहाँ पे ये उगाया जाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम से कम पड़े। और ज़्यादातर जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर ये ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में होते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर रबड़ की बात करें वो सिर्फ मलेशिया में है, कॉफ़ी ब्राज़ील, टी इन इंडिया, श्रीलंका, तो ये सब यहीं होता है। जो इंडिया जो है टी का मेजर प्रोड्यूसर है, ब्राज़ील कॉफ़ी का है, रबड़ मलेशिया में ज़्यादा उगाई जाती है। तो इस कारण एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है कि जिसमें सिंगल क्रॉप ही जो है लगाया जाए फार्मिंग में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे मेजर क्रॉप्स हैं उनके बारे में, उनके क्या क्लाइमेटिक कंडीशन उनको चाहिए होते हैं, क्या सॉइल
फर्टिलिटी होनी चाहिए, किस टाइप की सॉइल जो है उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम राइस के बारे में पढ़ेंगे। राइस एक हमारा जो है मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड का, कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में ये राइस जो है उगाया जाता है और उनको मतलब खाया जाता है। तो राइस जो है हमारा एक स्टेपल डाइट है जिसको हम खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें क्या होता है, राइस में अगर हम बात करें तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी, ये तीनों चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, चाइना जो है मेजर प्रोड्यूसर है राइस का। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट। इंडिया में बात करें तो वेस्ट बंगाल जो है मेजर प्रोड्यूसर है राइस का, और वीट का कौन है, पंजाब। ऑरेंज, ठीक है। तो मैंगो का कौन है, महाराष्ट्र। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट जो है डिफरेंट चीज़ों में बहुत आगे है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी राइस में क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल ज़रूरी है, ठीक है। और ये एक हमारा स्टेपल डाइट है, और ये एग्ज़ाम में आता है कि विच वन इज़ स्टेपल फूड, स्टेपल क्रॉप। तो ये हम राइस में टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वीट। वीट आपको पता ही है क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप मतलब अक्टूबर नवंबर में सोन मतलब वो किया जाता है, लगाया जाता है। देन मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। तो अब अक्टूबर नवंबर में क्या होता है कि धूप जो है मतलब ठंडियों में धूप मतलब कम होती है, बट अच्छी धूप होती है, तो इसको हम ब्राइट सनशाइन कह सकते हैं। तो जो ये रबी क्रॉप है, जब इसको लगाया जाता है तो उस टाइम इनको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, और मॉडरेट ही रेनफॉल चाहिए होता है। और बट जो हार्वेस्ट के टाइम पे जब ये पूरी तरह से वीट जो है पक जाते हैं, देन उस टाइम इनको ब्राइट सनशाइन मतलब अच्छी धूप चाहिए होती है इनको हार्वेस्ट करने के लिए, ताकि ये अच्छे से पक सके। तो वीट जो USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया वगैरह में भी उगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स क्या होता है कि ये एक कोर्स ग्रेन है। उसके बाद इसको जो मतलब लेस फर्टाइल सॉइल में भी ये मतलब अच्छे से उग जाता है, और सैंडी सॉइल जो है सबसे ज़्यादा इसके लिए मतलब बेस्ट मानी जाती है। देन इसके बाद क्या होता है, इसको मतलब कम टेम्परेचर और नॉर्मल रेनफॉल में भी ये अच्छी प्रोडक्शन हो सकते हैं मिलेट्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉटन की। कॉटन क्या होता है, कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में उगाया जाता है, आप सबको पता ही होगा। और इसको 210 डेज़ जो है इसका एक फ्रॉस्ट फ्री डेज़ रहना चाहिए, जिसमें इसको हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल ज़रूरी है। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, चाइना में, USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। इंडिया में जो है ये महाराष्ट्र, डेक्कन एरिया जितने हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलते हैं, वहाँ पे कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब इसके क्वेश्चन करते हैं हम कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये आपको मैंने बताया था। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील है, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, आपको पता है एग्रीकल्चर दो वर्ड से मिला हुआ है। एग्री मीन्स सॉइल एंड कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर। कौन कौन से फैक्टर जो है एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे क्लाइमेट कंडीशन, सॉइल, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है इनको इफेक्ट करती है। व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो एक जगह प्रोडक्शन करके उसके बाद लैंड को क्लियर करके देन दूसरी जगह मूव करते हैं, और उसके बाद उस फील्ड को जला देते हैं, जिस कारण उसकी जो राख है मिट्टी में मिला देते हैं ताकि वो फर्टिलिटी गेन कर सके। एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है कि वो बार बार अलग अलग जगहों पे मूव करे, जिस कारण क्या होता है कि बार बार लैंड को जलाए जाने से कई बार जो मिट्टी जो है फर्टिलिटी प्रॉपर तरीके से गेन नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसमें सिंगल क्रॉप ही ग्रोन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, शुगर केन, मिल एटसेट्रा। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेट कंडीशन। फाइबर क्रॉप्स वो होते हैं जिससे हमें मतलब कपड़े वगैरह बन सकते हैं। देन ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉटन, सिल्क, ये हमारे फाइबर क्रॉप है। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो इस पूरी NCERT पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस करके हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। थैंक यू।